नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। इन दिनों यूजीसी के नए कानूनों पर बवाल मचा हुआ है। यूपी से लेकर दिल्ली तक लगातार जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं। नए नियमों को लेकर के सवर्ण समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है और इस प्रकार के नारे मोदी जी के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। सड़कों पर गदर मची हुई है और हालत ये हो गई है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस कानून पर तुरंत रोक लगा दी। मामले में सुनवाई करते हुए सीजेआई ने साफ शब्दों में कहा कि इस कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है, गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से रेगुलेशन को फिर से बनाने को कहा। तब तक 2012 वाले पुराने नियम ही लागू रहेंगे, ये आदेश दिया गया है। साथ ही साथ नोटिस जारी की गई है यूजीसी को भी और सरकार को भी कि इस मामले में वो जवाब दे कि बिना किसी मामले में बिना किसी सोच विचार के कैसे इस प्रकार का कानून बनाया गया। तो इस पर जो नोटिस जारी की गई है उस पर अब सरकार को जवाब देना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार ने वाकई में बिना सबकी राय लिए, बिना किसी से राय मशवरा किए इन कानूनों को लागू कर दिया। आज ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज, जिन्हें बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, वही समाज सड़कों पर उतर आया है। लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पर सालों तक वोट लिया गया, लेकिन अब उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो अगर पुराने नियम ठीक थे तो नए नियम लाने की जरूरत क्या थी और कैसे मोदी जी और शाह के खिलाफ जबरदस्त तरीके से नारेबाजी हो रही है। लोग सड़कों पर हैं, चाहे वो वकील हो, प्रोफेसर हो, छात्र हो और लगातार जो आम जनता है वो भी सड़कों पर है। तो कैसे क्या प्रदर्शन हो रहे हैं और क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर खिलस्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश सामने आया है उसको लेकर के अब काफी सारे जो सवाल हैं वो फिर से सामने आ गए हैं और देखिए, खबर निकलकर सामने आई है कि यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। कोर्ट ने कहा कि इनका दुरुपयोग हो सकता है, केंद्र को नए सिरे से ड्राफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। पूरी जो खबर है उसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या की बेंच ने कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है और इनका दुरुपयोग हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी किए, साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश दिया। सीजेआई सूर्यकांत ने केंद्र से पूछा कि हमने जाति विहीन समाज की दिशा में कितना कुछ हासिल किया है, क्या अब हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों को न्याय से वंचित नहीं छोड़ा जा सकता। हमें जनरल कैटेगरी शिकायतों से कोई मतलब नहीं है। हमारी चिंता ये है कि आरक्षित समुदायों के लिए निवारण प्रणाली लागू होने चाहिए और मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। उससे पहले जो नोटिस जारी किया गया सरकार को, उनको जवाब भी देना है। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने तीखी टिप्पणी भी की और कहा कि ये असंवैधानिक है। सुनवाई के दौरान जहां चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आजादी की 75 साल बाद भी देश जातियों के जंजाल से नहीं निकल पाया है, तो वहीं जस्टिस जॉय माल्या बागची ने अमेरिका वाली स्थिति का जिक्र कर दिया। बागची ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम उस स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे जहां अमेरिका की तरह अलग अलग स्कूल हो जहां कभी अश्वेत और श्वेत बच्चों को अलग अलग स्कूलों में पढ़ना पड़ता था। तो ये टिप्पणी बहुत अहम हो जाती है सर कि हम इस स्थिति में नहीं आने देना चाहते भारत को, अमेरिका जैसी स्थिति में। और जिस प्रकार की टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि जब सरकार से पूछा जा रहा है कि नियम कैसे लागू किए गए, तो क्या वाकई में बिना किसी विचार विमर्श के, बिना किसी से बातचीत की ये सारे नियम लाए गए थे? जय संविधान। देखिए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है केंद्र सरकार से और यूजीसी से, क्या आप लोगों ने ये नियम जो बनाया था बिना सोचे समझे बनाया था, तो ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी बड़े आसानी से इसका जवाब दे देगी कि हम तो जो भी नियम बनाते हैं बिना सोचे समझे ही बनाते हैं। सोच समझ के नियम बनाना और जनता से राय लेना और स्टेक होल्डर से राय लेना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्य प्रणाली में शामिल ही नहीं है। वो तो बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं। जैसे कानून ले आए, वो वाला कृषि कानून ले आए, 3 बिल ले आए। अडानी जी ने कहा कि मैं सेलूलोज खरीद रहा हूं, तुम ये कानून ले आओ, उसके बाद सारा गेहूं चावल मैं खरीद लूंगा, सस्ते में खरीदूंगा, 4 गुने दाम पे बेचूंगा। लागू कर दिया, 13 महीने तक किसान बैठे रहे, वापस ले लिया। फिर ट्रांसपोर्टेशन बिल ले आए कि अगर कोई एक्सीडेंट होगा और अगर आपने जानकारी नहीं दी तो आपको 10 लाख और 10, वो ले आए, सारे ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक पे चले गए। आप जो है फिर आपने कानून वापस ले लिया। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शगल नहीं है सोच समझ के निर्णय लेना। ये लोग पहले निर्णय लेते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं। लेकिन एक चीज में जिसमें भारतीय जनता पार्टी की महारत है
वो है किसी भी प्रकार से समाज को एक दूसरे से भिड़ाना। अच्छा, ये आप जानते ही हैं, मैं इनके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक कहावत पढ़ रहा हूं, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो भारतीय जनता पार्टी को असल में यह आदत पड़ी हुई है कि अब आदत तो है, अब कुछ ना कुछ खुराफात ना करें। जैसे जुआड़ी जो होता है, वो अगर उसको जुआड़ी खेलने को ना मिले तो घर के अकेला ही बैठ के वो ताश खेलने लगता है, उसे लगता है कि वो जुआ खेल रहा है, एक लत हो जाती है। तो ये लत हो गई है भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय समाज को, भारत को कई टुकड़ों में बांट देना, 142 करोड़ लोगों को बार बार तोड़ते रहना। हिंदू मुसलमान में तोड़ लिया, हो गया, चलिए हिंदू सिखों में तोड़ लिया, उन्हें खालिस्तानी कह दिया, फिर हिंदू क्रिश्चियंस में तोड़ दिया, फिर उसके बाद जो द्रविड़ कल्चर वाले लोग थे, जो पेरियार को मानने वाले थे, उनसे इस पेरियार के नाम पे भिड़ गए, अब बिटकराइट से भिड़ गए सनातनियों के नाम पे। अभी इनको लगा कि यार ये सारे मुद्दे तो खत्म हो गए, अब कैसे अपनी हवस को पूरा किया जाए। तो उन्होंने कहा अब ऐसा करते हैं, सवर्ण बच्चों को और ओबीसी दलित बच्चों को लड़ाते। वो इन्होंने लड़ा दिया, लड़ गए लोग। अब ना भीड़, सड़क, ये वो दन फन, सवर्ण में सड़क पे, ओबीसी भी सड़क पे। मैं सुबह से कार्यक्रम देख रहा हूं, अलग अलग वीडियो देख रहा हूं, एक तरफ एक सवर्ण बच्चा बैठा है, एक तरफ ओबीसी बैठा है, और वो कह रहे हैं इन्होंने कृष्ण और सुदामा की लड़ाई करा दी। अच्छा, ये बात देखिए बिल्कुल फैक्ट है। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा है कि बिना सोचे समझे असंवैधानिक निर्णय है, तो ये बात क्या सरकार को नहीं पता थी? इसका मतलब यह है कि आपने जानबूझ के जनता के अंदर अपने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए एक दरार पैदा करने की कोशिश की थी। आप ये जानते हैं कि सवर्ण कम है, 15% है, बहुत ज्यादा है तो अगर, अच्छा सवर्ण जो है उनको एक आदत पड़ी हुई है, जैसे कई लोगों को शराब पीने की आदत हो जाती है, कई लोगों को गांजा पीने की आदत हो जाती है, कई लोगों को तंबाकू खाने की आदत हो जाती है। सवर्णों को मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं, सवर्णों को बीजेपी को वोट देने की आदत हो जाती है, तो वो बिना सोचे समझे, बिना अपने अकल का उपयोग किए हुए वो जाके बीजेपी को कमल के ठप्पे पे निशान लगा देते हैं। चाहे उनका सारा अग्निवीर उनको बना दिया जाए, चाहे उन्हें नौकरी मिले न मिले, चाहे पेपर लीक हो जाए, चाहे उनको लाठी से पीट दिया जाए, लेकिन जाके वो लगाएंगे कमल के ही निशान पे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने सोचा भाई इस बहाने, अब सवर्णों को तो आदत है भाई, ज्यादा से ज्यादा बाइकआउट कर देंगे, नहीं तो हमें वोट देंगे, ये सपा को वोट तो देंगे नहीं। अच्छा, ओबीसी इस पे क्योंकि पीडीए के माध्यम से अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा कब्जा कर लिया, तो उन्होंने सोचा इस बहाने जो जातिगत जनगणना की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, पीडीए की बात अखिलेश कर रहे हैं, उस पर हम सेंध लगा सकते हैं। उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए इसको किया था। मैं तो ये चाहता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट से चाहता हूं, इस केस को लिंगर ऑन न करें, निर्णय ले लें, अब बता दें सरकार को क्या निर्णय लेना है, और तब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार फंस जाएगी। अभी तो जाके कहेंगे सवर्णों से, देखो रोक लगवा दी ना, और ओबीसी और दलितों से कहेंगे कि देखो हमने तो कानून बना दिया था, हम तो तुम्हारे शुभचिंतक हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो हम क्या करें, ये ऐसे ही करते। ये दोनों का वोट झटकने की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाए। देखिए असली मुद्दा क्या है, असली मुद्दा यह है, देखिए आप भी जानती हैं, अब जैसे मेरठ के अंदर, अगर मेरठ यूनिवर्सिटी की राजनीति को आप देख लीजिए, मेरठ यूनिवर्सिटी की राजनीति जो है वो ब्राह्मण और राजपूतों के हाथ में नहीं है, वैश्यों के हाथ में नहीं है, वो जाट और गुजरों के हाथ में है। और ये बात बिल्कुल पक्की है, जहां जिसकी मेजोरिटी होगी, जहां जिसकी संख्या होगी, आप मुजफ्फरनगर में चले जाइए, वहां भी राजनीति जाटों की है, रोहतक के अंदर चले जाइए, जाटों की राजनीति है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में से चले जाइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप देख लीजिए, वहां भी जाटों गुजरों की राजनीति है। भाई ब्राह्मण कहाँ, भाई जो दबंग कौम है, जिसको मार्शल कौम कहते हैं मोटे तौर पर, तो 4 ही कौम तो है जो मार्शल कौम है, एक राजपूत हैं, एक जाट हैं, एक गुजर हैं, एक यादव हैं, और बहुत ज्यादा गिन लीजिए तो ये अपने भूमिहार हैं जो बिहार में हैं, या त्यागी हैं जो वेस्टर्न यूपी के अंदर हैं, लेकिन संख्या इनकी कम है। मानी बात है कि जहां जो डोमिनेटिंग कास्ट है, लेकिन अब यह है कि जाट ने ब्राह्मण को थप्पड़ मार दिया तो कुछ नहीं होगा, ब्राह्मण ने अगर कुछ कह दिया तो वो जेल हो जाएगी, फिर तो उसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। तो बिना सोचे समझे, लेकिन जाति को बांटना, और अच्छा फिर ये तो एस्टेब्लिश्ड कानून है भाई, झूठी कंप्लेंट लिखाने पे आपको दंड मिलेगा, लेकिन यहां कहा कि अगर सवर्ण ने कंप्लेंट कर दिया, झूठी कंप्लेंट है बेटा, तब तो तुम्हें नाप देंगे हम, लेकिन अगर दलित और ओबीसी ने कोई झूठी कंप्लेंट लिखा दी तो उनको कुछ नहीं होगा, तुम अपना 2-3 साल मानसिक अवसाद देके घूमते रहना। तो ये समाज को बांटने का एक कार्यक्रम था भारतीय जनता पार्टी का, और ये सबको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से इसको स्टे कर दिया जाएगा।
क्योंकि ऐसी चीज को भाई आपने क्या किसी को तो ऐसा छोड़ दीजिए जिसको फसाद में और दंगे में ना फंसाइए। भाई कोई हमारे सवर्ण भी हैं, औरंगजेब की औलाद नहीं है ना, बेचारे ओबीसी और दलित औरंगजेब की औलाद हैं, इनको किस ब्याज का दंड दे रहे हो, इनको किस बात के लिए वो कर रहे हो, शंकराचार्य का अपमान कर रहे हो, रूट के बिना स्नान किए हुए। 1500 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ, जबकि इस प्रथा को तो मुगलों ने नहीं रोका था, शंकराचार्य को स्नान करने दिया गया था, वहां पूरी संत परंपरा का निर्वहन होता था औरंगजेब के जमाने में, और इनके जमाने में शंकराचार्य को रूट कर जाना पड़ा। तो देखिए ये तो सबको लड़ाएंगे, ये फर्जी संतों से शंकराचार्य को लड़ाएंगे, ये सवर्णों से ओबीसी दलितों को लड़ाएंगे, हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाएंगे, हिंदुओं को क्रिश्चियन से लड़ाएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप से डांट खाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप से वो करेंगे, फिर एक जाके ट्रेड डील कर लेंगे यूरोप से, जिसमें सारे अपने यहाँ की इंपोर्ट ड्यूटी घटा देंगे, जिससे भारत के अंदर यूरोप की सारी कारें और सारी चीजें आके वो कर दी जाएंगी, डंप कर दी जाएंगी, भारत की इकोनॉमी खराब हो जाएगी। लेकिन अपने देश के अंदर देश को बिल्कुल ये लोग छिन्न भिन्न कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है ये कानून भी इसी आधार पे एक कदम था। और मैं जानता हूं, देखिए सवर्ण जो है वो तो इतने बुद्धिमान है, मूर्ख क्यों कहूं वरना मानहानि हो जाएगी, इतने बुद्धिमान है कि जाएंगे निधि तिवारी वोट तो बीजेपी को ही देगी। सर वोट के समय तो यही बातें सामने आती हैं, लेकिन उससे पहले जो विरोध की तस्वीरें सामने आई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि किस प्रकार के नारे लगाए जा रहे हैं मोदी जी के खिलाफ और क्या कुछ कह रहे हैं लोग। उनके प्रोटेस्ट की कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगी जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने शुरू से बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी के लिए लड़े, अंधभक्त बने रहे हमेशा से। लेकिन अब क्योंकि भाई उनके साथ अन्याय हो रहा, वो कह रहे हैं कि हमने इतना कुछ किया और हमारे साथ ही ये सारी चीजें हो रही हैं, तो जाहिर तौर पर ये बहुत दुख की बात है। और वही लोग उनके खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं जिनको बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो क्षत्रिय हो। किस प्रकार की नारेबाजी हो रही है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अमित शाह चोर है, चोर है, चोर है, अमित शाह चोर है, चोर है, चोर है, अमित शाह चोर है, चोर है, चोर है, कमल आर्मी जिंदाबाद, 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 कमल आर्मी जिंदाबाद, 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 रमेश पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बहुत रुक जाइए, नहीं जाएगा अत्याचार, धीमे धीमे नहीं जाएगा अत्याचार, नहीं जाएगा अत्याचार। तो ये प्रोटेस्ट आपने देखा सर, और ये यूजीसी के मामले को लेकर के लगातार जो सवर्ण समाज है, जो बीजेपी का कोर वोटर है, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो चाहे वो क्षत्रिय समाज हो, उनका गुस्सा जबरदस्त तरीके से फूट रहा है। और इस तरह की वीडियोस यूनिवर्सिटी से आ रही हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से आ रही है, कानपुर के कॉलेजेस से आ रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आ रही है, और इस तरह की वीडियोस वकीलों की भी आ रही है। वकील भी बहुत बड़े स्तर पर सड़कों पर उतर रहे हैं और यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, वकील हैं, और जो आपका क्षत्रिय समाज है और ब्राह्मण समाज है वो सड़कों पर है। अलग अलग वीडियोस है जिनमें ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। इतना गुस्सा उनके अंदर है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं वो, और उनको ये लग रहा है कि हमें हिंदुत्व के नाम पर जो घुट्टी पिला करके पिछले 12 सालों से हमसे वोट लिया गया और अंत में देखिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नियम दोबारा बनाने को कहा है, तो सवाल यही है कि क्या इस बार इन सबकी बातें सुनी जाएंगी या फिर अदालत को दोबारा से हस्तक्षेप करना पड़ेगा। देखो सीधी सी बात यह है, कलराज मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ब्रजभूषण शरण सिंह ने कर दी। भाई देखिए सीधी सी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इसकी महारत है वो काम कर दिया, और सवर्ण समाज को भी ये सोचना चाहिए कि सबके साथ मिलकर पूरे हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए। ये बात तो देखिए मैं शुरू से कहता आया हूं।
अगर आप ये करेंगे, मुसलमानों के साथ करेंगे, दलितों के साथ करेंगे, तो इसकी रिपरकशन होगी, क्योंकि आप बांध नहीं पाएंगे। जैसे अब देखिए हरियाणा में क्या हो रहा है, जाटों के बहुत सारे वीडियो सामने आ रहे हैं। जाट लोग कह रहे हैं कि अब ये ठाकुर ब्राह्मण हमारे पास आ कह रहे हैं कि जाट लोगों से कह रहे हैं कि भाई हमारा साथ दो, हमारा समर्थन करो। तो जाट कह रहे हैं जब ये आरक्षण मिलने वाला था हरियाणा के अंदर, तो जाटों को भी मिलने वाला था, बाकी सवर्णों को मिलने वाला था, लेकिन बाकी जातियों ने जाटों को अकेला छोड़ दिया और जाट पिटे और जाट मरे। तो कहते हैं जब जाट कहते हैं कि हमारा साथ नहीं दिया आपने, किसान आंदोलन हुआ आपने जाटों के खिलाफ, फिर हरियाणा और यूपी की राजनीति में आपने जाट वर्सेस नॉन जाट कर दिया, तो जाट आपका साथ क्यों देंगे? अच्छा, जाट भी कई जगह ओबीसी हैं, कई जगह सवर्ण है, वो भी कहते हैं हम तटस्थ हो जाते हैं, बेटा आप झेलो। कैसे झेलोगे? 15% अगर सवर्ण हो आप और वहां पे 52% ओबीसी हैं और 23% SC ST हैं, तो कैसे झेलोगे? अच्छा, फिर मुसलमान जो है वो तो मस्ती लेगा, क्योंकि हिंदू आपस में लड़ रहा है, उसको आनंद, बेटा हमें बहुत सताया तुमने, अब्दुल को बड़ पंचर वाला कहा, अब आपस में जरा भिड़ के देख लो। तो देखिए वास्तविकता में जब भी आप बंटवारे की राजनीति करते हैं तो अंत ऐसा ही होता है। अब बुद्धिमत्ता इस बात की है सवर्ण समाज की, मैं तो कह रहा हूं भाई, देखिए मेरे को अभी एक फोन आया कि साहब वो शाम को आपको गोदी मीडिया में इनवाइटेड है, आपका क्या विचार है यूजीसी बिल पे। मैंने कहा देखो सीधी सी बात है, बांस को काट दो, न बांस रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। अब ये इसी प्रकार के मूर्खतापूर्ण निर्णय लेते रहेंगे। पहले इन्होंने किसान बिल का निर्णय लिया, 500 किसान मर गए, फिर इसके बाद इन्होंने अग्निवीर का निर्णय लिया, लाखों बच्चों की भविष्य पे तलवार लटक गई, फिर इन्होंने जीएसटी लगाया, फिर इन्होंने तालाबंदी की, फिर इन्होंने नोटबंदी की। तो भैया देखो मूर्ख से क्या अपेक्षा करोगे, मूर्खता ही करेगा। तो इसलिए न रहेगा बांस नहीं बजेगी बांसुरी, तो बांस को ही थोड़ा तराश दो, उसको अच्छा रूप दे दो और ऐसी सरकार ऐसी व्यवस्था लाओ देश के अंदर जो ये धर्म और जाति की राजनीति ना करे। भारतीय जनता पार्टी ने केवल धर्म की राजनीति की है या केवल जाति की राजनीति की है, जो गलत है। मैं किस धर्म का हूं, क्या जात का हूं, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। असली इंपॉर्टेंस यह है कि मैं भारतीय हूं और मेरे लिए हर वो भारतीय श्रद्धेय है जो भारत माता के लिए अपने यहीं पे दफन होना चाहता है और यहीं जलाया जाना चाहता है। मेरे लिए बार बार कह चुका हूं कि ललित मोदी, नीरव मोदी, इनका कोई महत्व नहीं है, ये देशद्रोही लोग हैं। और अशफाक उल्लाह खां, अब्दुल हमीद मेरे लिए पूज्य हैं। मेरे लिए जाति धर्म का कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आपने बांटना ही सीखा है और बांट के ही चुनाव जीता है तो सवर्णों को भी अकल आ जानी चाहिए कि कहां बंदर के हाथ में आपने उस्तरा थमा दिया है तो राजा की नाकी काटेगा। बिल्कुल सर। और अब जब यूजीसी नियम जो है वो वापस हो गए हैं और वापस क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, इसके बाद ये वापस करने की नौबत आई है। तो अब इस पर विपक्षी सांसदों के बयान सामने आ रहे हैं, क्योंकि संसद चल रही है तो वहां पर सभी इकट्ठा हुए हैं और इस पर जब सभी की राय ली जा रही है तो वो क्या कुछ कह रहे हैं उनका बयान सुनवाएंगे। क्योंकि हमने देखा कि जब से ये यूजीसी की बात आई, विपक्ष किसी प्रकार से कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन अब जब ये नियम वापस रहे हैं तो क्या कह रहे हैं उनके बयान। भारतीय जनता पार्टी सरकार के उस सिद्धांत को भूल गई है। सरकार का काम है कहीं अशांति हो तो शांति पैदा करे, पर ये तो वर्ग के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे देश में आग लगाते हैं। और इसलिए लगाते हैं कि लोग वास्तविक मुद्दों से ध्यान हट जाए, बेरोजगारी, महंगाई। ये भी सरकार की यही देन थी। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सरकार की इस काली करतूत को पहचाना और रोका। ये तो ठीक ही, तो अच्छा किया है। ये जो यूजीसी गाइडलाइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल था और सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको पास से सुन रहे हैं, हम तो अंदर में थे, जो हुआ तो अच्छा हुआ, वो तो हम लोग का बात ही था, इसको बंद करना है। आप अच्छा पिछले बार देखा है तो वक्फ बिल में बहुत सा प्रोविजन को स्टे कर दिया। अभी एसआईआर में देख रहा है जो बंगाल में बहुत सा चेंज कर दिया है और फिर चेंज करेगा। ये कोई तुगलक की राजत्व नहीं चलेगा। देश का सबको मानना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन मान के ये नहीं चलेगा, उसका बात खारिज करना ही सुप्रीम कोर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन्होंने निभाया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बहुत अच्छा काम हुआ। सर, इलेक्शन कमिश्नर ने ममता जी को टाइम दिया है मिलने के लिए, इसको लेकर क्या कहते हैं? आई डोंट नो, आपको पास सुन रहा है।
दूसरी तरफ इकोनॉमिक सर्वे जो टेबल किया गया है उसमें ग्रोथ रेट 6.8% से 7.2% के बीच बताया गया है। हम देखना होगा, देख के बोलेंगे। तो सर इस प्रकार से जो विपक्षी सांसद हैं उनके बयान जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं और चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, तमाम नेताओं के बयान अब इस पर सामने आ रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। मैं ये पूछना चाहूंगी सर कि हमने देखा कि जब से ये बिल आए थे किसी भी विपक्षी नेता का कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू सामने नहीं आया, किसी का बयान सामने नहीं आया। एक बात रंजीत रंजन क्या कह रही है, उनका भी बयान। देखिए, स्टैंडिंग कमेटी में जिन पॉइंटों पे डिस्कशन हुआ था तो उनमें कुछ पॉइंट्स को नहीं लिया गया था, तो बहुत सारे कंट्राडिक्शंस थे। मुझे लगता है कि एक बार फिर से डिस्कशन में जाएगा तो एटलीस्ट अभी जो विवाद हो रहा था उसको और बेहतर तरीके से अगर क्लेरिफिकेशन मिल जाए। देखिए, एक तरफ SC ST OBC है, लेकिन दूसरी तरफ ऑल स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। किसी भी स्टूडेंट के साथ कास्ट को लेकर, चाहे अपर हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। तो मुझे लगता है कि फिर से एक बार स्टैंडिंग कमेटी में अगर जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाई है तो जाने के बाद कुछ पॉइंट्स जो स्टैंडिंग कमेटी ने दिए थे, जो हम लोग को थोड़ा बहुत समझ आया, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में मैं नहीं हूँ, उसको कुछ पॉइंट्स को नहीं लिया गया था। मुझे लगता है एक बार फिर से डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू है और ऑल ओवर इंडिया के यूथ से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज यूथ। उस पे हम कास्ट में इतना भी ना बांट दे कि जो एक मकसद है हमारे इंडिया के यूथ का, वो ही डिफरेंसेस आ जाए। तो अब हमें डिफरेंसेस को कम करना है, ना कि उस डिफरेंसेस को लगातार बढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से हम लोग को डिस्कस करना चाहिए। तो ये सारे बयान हमने सुने विपक्षी सांसदों की, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुना। जो कि मैं सवाल पूछ रही थी सर कि आखिरकार विपक्षी सांसद इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे थे? देखो, मेरा भी अगर मुझसे भी पूछते, 2 दिन पहले मैं भी एक गोदी मीडिया में गया था। उन्होंने कहा साहब, मैं आज तक में गया था तो उन्होंने कहा कि आपका क्या स्टैंड है, तो मैं अपना बताता रहा यही कि भारतीय जनता पार्टी विभाजन करती है और हिंदू। उन्होंने कहा मेन मुद्दे पे बात कीजिए। मैंने कहा मेन मुद्दे पे मैं कोई कमेंट नहीं दूंगा। भैया देखिए, मेरे लिए तो ओबीसी भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, दलित भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, सवर्ण भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जो मुद्दा है ये इतना ज्यादा अव्यवहारिक था, आप बच्चों के बीच में भेद डलवा रहे हैं। तो वो प्रमोद तिवारी ने जो कहा, वो उन्होंने एक सेंटेंस और अगर मैं उनकी जगह होता या उनमें मैं एडिशन करना चाहूं, उन्होंने कहा कि जहां अशांति होती है वहां सरकार शांति पैदा करने की कोशिश करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की फितरत यह है कि जहां शांति होती है वहां अशांति पैदा करने की कोशिश करती है। ये जो इन्हें करना चाहिए वो नहीं करते। इन्होंने कहा यार ये सवर्ण जो है ये बड़ा उछल रहे हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट देके सत्ता दिलाई है, ये बहुत उछल रहे हैं, अब जरा इन्हें औकात पे ले आओ। भाई देखो, ये डिस्क्रिमिनेशन, अब जैसे मान लीजिए उत्तराखंड के अंदर जो रेप कांड हुआ और जो अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ, उसका मर्डर हुआ और सब कुछ हुआ। अंकिता भंडारी से राजपूत, अच्छा, जिनका होम स्टे था और जिन पे आरोप है वो दलित हैं, वो SC ST वर्ग के आते हैं, तो क्या माने इसके इसलिए कार्रवाई नहीं होगी कि वो राजपूत लड़की के साथ उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया? भाई देखिए, कोई भी कानून तोड़े उसको दंड मिलना चाहिए, किसी जात और धर्म का हो। लेकिन अगर आप ये कह देंगे कि साहब अगर सवर्णों को, अगर ब्राह्मणों को किसी ने और आप जानते हैं स्टूडेंट राजनीति में होता क्या है। अब स्टूडेंट राजनीति में खड़ा हो गया साहब, एक यादव खड़ा हो गया, एक पंडित जी खड़े हो गए। अब पंडित जी वहां पे 10% है, यादव 20% है, वो आके कोई एक छोटा मुकदमा उस पर लगवा देंगे, उसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। पंडित जी तो अध्यक्ष नहीं बनेंगे, यादव बन जाएगा। क्या हम ये चाहते हैं समाज के अंदर? भाई हमारे लिए तो हमारे सारे बच्चे बराबर है ना।
जितने भी बच्चे हैं क्लास के अंदर, जितने भी बच्चे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, जितने भी बच्चे हैं, वो अध्यापकों के लिए और वहां के लिए बिल्कुल समान है, एक समान है। कोई भी किसी के साथ अन्याय करे उसको दंड मिलना चाहिए। फिर उसके बाद झूठी शिकायत लगाने पे आप दंड क्यों नहीं देंगे भाई? अगर झूठी शिकायत लगा के किसी को आपने 20 साल जेल भिजवा दिया, विनोद राय को जेल क्यों नहीं होनी चाहिए? विनोद राय चलिए माफी मांग ली उन्होंने, लोगों ने उसको माफ कर दिया। उसी की वजह से 2014 में मोदी जी की सरकार आई। 1,76,000 करोड़ का उसने झूठा आरोप लगाया, जबकि वो सीएजे का चीफ था। झूठा आरोप लगा के उसने सरकार गिरवा दी और बाद में माफी मांग ली। अरे यार, अगर इस तरह के अनर्गल वीपी सिंह थे कि पर्ची निकालते थे, मेरे पास स्विस बैंक के अकाउंट का नंबर है, फलाना है और ठिकाना है, और बाद में गायब हो गए। अरे यार, झूठे आरोप लगाने वाले को दंड मिलने का प्रावधान होना चाहिए। कोई भी झूठा आरोप लगाए उसको दंड मिलना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन एंड कास्ट। उसके लिए आपने एग्जम्प्ट कर दिया। मैंने अगर ठाकुर ब्राह्मण कोई गलत आरोप लगा दे तो उसको जेल में डाल देंगे, और बाकी झूठे आरोप लगाने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं कि झूठे आरोप लगाओ, दूसरे को इलेक्शन से बाहर कराओ, उसका कैरियर बर्बाद करो, और उसके बाद जो है तुम्हारे पे कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती। तो ये अन्याय है। लॉ हैज टू बी इम्पार्शियल। लॉ सबके लिए बराबर होना चाहिए। उसके लिए ना कोई ऊंचा है, ना कोई बड़ा है, ना जात है, ना पात है, ना धर्म है। पहले जो हमारे न्यायालय के अंदर पट्टी बंधी रहती थी, इसीलिए बंधी रहती थी कि हम देखते नहीं है, हम तो केवल जो कानून है, कानून संबंध निर्णय लेते हैं। अब आंखें खोल दी आपने, अब आंखें खोल दी, आंखें खोल के देखता, अच्छा सवर्ण हो बेटा, चलो जेल के अंदर। अच्छा सवर्ण नहीं हो, चलो ठीक है जाओ। तुम्हें ये गलत है ना भाई। व्हाट इफ आई कमिट ए क्राइम, आई शुड बी पनिश्ड। इफ निधि तिवारी कमिट्स ए क्राइम, शी शुड बी पनिश्ड। ये थोड़ी है कि स्वामी जी बुढ़े हो गए तो इनको फांसी पे चढ़ा दो और निधि को नहीं चढ़ाओ। यार, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिकॉज एक आदमी है, एक औरत है, एक बुढ़ा है, एक जवान है। यार, जो भी है कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। हॉट स्टोर उनको छुआ तो हाथ जलेगा, तुरंत जलेगा, सबका जलेगा, ऐसा कानून होना चाहिए। बिल्कुल सर, कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि रेपिस्ट बार-बार उनको बेल मिलती रहे और जो एक्टिविस्ट हैं वो जेल की सजा काटते रहे। तो इसमें भी सुधार लाने की ज़रूरत है। केवल इन कानूनों पर रोक लगाने से मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जॉइन भी करें। नमस्कार।